बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा फेडरल बोर्ड का जो उर्दू का 9th क्लास के लिए जो नया पेपर पैटर्न आया है, जिसको एसएलओ बेस्ड पेपर पैटर्न कहा जा रहा है, उस पर ये जो एसएलओ का एक नया निज़ाम आया है पेपर्स के लिए, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ना कोई समझने वाली है। सादी सी बात यह है कि इसमें जो एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, मुराद इससे ये है कि एक तालिब इल्म ने जितना पढ़ा है उसमें से सीखा क्या है, कि आइंदा जो हमारा पेपर पैटर्न होगा या क्वेश्चन पेपर की जो सेटिंग होगी उसमें 50% इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिनसे ये अंदाजा होगा कि एक स्टूडेंट जो पढ़ता है आया उसने रट्टा ही लगाया है या उसने कुछ सीखा भी है। इसको एसएलओ का नाम दिया जाता है। ये एसएलओ की मुख्तसर सी एक तारीफ है। फिर ये जो एसएलओज हैं ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी से लिए गए। ब्लूम एक एजुकेशनिस्ट था, 1956 में उसने एक नजरिया दिया था। उसने निसाब साजी पे, इम्तहानात पे एक पूरी तहकीक की थी और उसने टीचर्स पे भी पूरी तहकीक की थी। ब्लूम ये कहता है कि जब एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसका पढ़ाने का अंदाज इस तरह का होना चाहिए कि एक तालिब इल्म को 3 तरह से फायदा पहुंचे। नंबर 1, स्टूडेंट के पास नॉलेज जाए। पहली बात, मालूमात, इल्म, नॉलेज होना चाहिए। ब्लूम कहता है कि उसके बाद स्टूडेंट उस इल्म को समझता भी हो, तफहीम उसमें होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंप्रीहेंशन उसमें होनी चाहिए। फिर तीसरी बात ब्लूम ये कहता है कि जब एक उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा है तो जो चीज़ वो पढ़ाए स्टूडेंट अपनी अमली ज़िंदगी में उसको नाफिज भी कर सके या उसको लागू भी कर सके, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। और फेडरल बोर्ड ने जो नया पेपर पैटर्न दिया है उसमें भी यही 3 चीज़ें हैं। अब 50% जो नंबर होंगे उसमें 50% चीज़ें होंगी समझने वाली, 30% होंगी मालूमात वाली और 20% उसमें होंगी इम्प्लीमेंट करने वाली। तो ये एसएलओ है। बुनियादी तौर पे इन एसएलओज का ताल्लुक एक उस्ताद के साथ है। उसने क्लास में एसएलओज को सामने रखते हुए पढ़ाना है। एसएलओ से मुराद ये ली जाती है कि स्टूडेंट सिर्फ उसको रट्टा ही ना लगाए, सिर्फ पढ़ने पे इक्तफा ना करे, स्टूडेंट उसमें से कुछ सीखे भी। और जब एक उस्ताद क्लास में एसएलओज को सामने रखते हुए पढ़ाएगा तो डेफिनेट जब उसने पेपर बनाना है तो पेपर भी तो उसी तरह का बनाएगा, यानी जिस तरह का उसने पढ़ाया होगा इम्तिहान भी तो उसी तरह का देना है। तो इसलिए ये जो अगले 2 महीने 3 महीने रहते हैं 9th क्लास के इम्तिहानात में, इसमें असातिज़ा की भी ये जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी है और स्टूडेंट की अपनी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को सामने रखते हुए पढ़ें कि वो रट्टा भी लगाएं। कहीं ना कहीं रट्टे के नंबर होंगे, लेकिन अब रट्टे के सारे नंबर नहीं होंगे। कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने अपनी जो नॉलेज है वो शो करना है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने इम्प्लीमेंटेशन को शो करना है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन बतानी है कि उसने जो कुछ पढ़ा है आया वो उसको समझता भी है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जो 9th क्लास का जो पेपर पैटर्न है उसमें जो तब्दीली आई है, ये तब्दीली 9th में भी है, 10th में है, फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी है, एक तरह की है। ये जो तब्दीलियां हैं पूरे पेपर में 3 तब्दीलियां आ गई हैं, 9th में भी 3, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी। अब 9th क्लास का जो पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज वाला होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। पहले वो जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे वो टेक्स्ट बुक से आते थे। ये जो टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट की उर्दू बराए जमात नाम नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी हिस्सा नस्र में से क्वेश्चन आ जाते थे, नज़मों से आते थे, गज़लों से आते थे, ये जो एमसीक्यूज थे। अब इसमें तब्दीली ये आई है कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज ग्रामर बेस्ड होंगे, यानी समझने वाले होंगे,
अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे, रट्टे वाले नहीं होंगे। ग्रामर की कुछ जो टर्म्स हैं जो पेपर में शामिल की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये टर्म्स नई नहीं है, ये सब कुछ फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है। स्टूडेंट इस लिहाज से मुतमिन रहे क्योंकि ऐसी चीज पेपर में नहीं आएगी जो कभी उन्होंने देखी नहीं है, सुनी नहीं है। हमारा जो 2006 का करिकुलम है उसमें भी ग्रामर का हर क्लास के लिए, वो जो उर्दू का करिकुलम है क्लास 1 से लेके क्लास 2nd ईयर तक, उसमें हर क्लास के लिए ग्रामर का एक हिस्सा मुख्तस किया गया है, वहां पर मौजूद है, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है। फिर 9th क्लास में जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो ग्रामर है उर्दू कवायद व इंशा, उसमें भी वो ग्रामर मौजूद है, वो हिस्सा, और हमारी जो टेक्स्ट बुक है उर्दू की उसमें भी है, यानी ये कोई नई चीज नहीं है। मसला ये है कि पहले इसके नंबर कम होते थे, हम असातिज़ा उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, हम समझते थे कि बच्चा पिछले 8 साल से ग्रामर पढ़ता आ रहा है, अभी हम नहीं ज़्यादा पढ़ाएंगे तो कोई इशू नहीं है। नंबर भी ग्रामर के थोड़े थे, अब नंबर बढ़ गए हैं, फर्क सिर्फ ये है, चीज़ें वही हैं, नंबर बढ़ गए हैं, वो अनसीन चीज़ नहीं है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि आसान हो गई है। अब ये जो 15 नंबर है, 15 नंबर की जो ग्रामर होगी, मैं वो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, स्टूडेंट उनको खुद पढ़े। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारी टेक्स्ट बुक की मशक़ों में से भी हो सकती हैं, जो उर्दू की किताब है 9th की, और ग्रामर से भी हो सकते हैं, और जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट में जो सिलेबस दिया गया है वहां से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बहरहाल इसमें जो चीज़ें शामिल हैं 15 से 20 ये आइटम इसमें शामिल है, वो स्टूडेंट ने समझ लेने, और 15 के 15 पूरे नंबर स्टूडेंट ले जाएगा। अब ये जो सबसे पहले इसमें अदबी इस्तिलाहात हैं, अदबी इस्तिलाहात में काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, हुस्न मतला, मतला सानी, ये बातें शामिल होंगी। स्टूडेंट अरसे से पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट लेंगे, काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, हुस्न मतला और मतला सानी। फिर आगे बढ़े तो जो आपका एमसीक्यूज है उसमें जुमले पे सवाल आएंगे, जुमले के अज्जा क्या होते हैं या जुमले की तरकीब क्या होती है, जिस तरह मुस्नद है, मुस्नद अलैह है, फिर खबर है, फिर मुब्तदा है। यानी जब हम एक जुमला देखते हैं तो उस जुमले की जब हम पार्टीशन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके मुख्तलिफ हिस्से बन जाते हैं। अब मसलन जो जुमले का पहला हिस्सा होता है उसको मुब्तदा कहते हैं, जुमले का आखिरी हिस्सा होता है उसको खबर कहते हैं। तो इस तरह जुमले की एक पार्टीशन की जाती है। मुस्नद अलैह और मुस्नद भी यही चीज़ें हैं। तो जो जुमले के अज्जा हैं, ये जो 9th क्लास की उर्दू की ग्रामर की जो किताब है, ग्रामर के आखिर पे ये टॉपिक दिया गया है, ये कोई मुश्किल चीज़ और नई चीज़ नहीं है। फिर आगे बढ़े तो इसमें जुमला इसमी और जुमला फेलिया पे भी सवाल पेपर में आ जाएगा। जुमला इसमें जिसके शुरू में इसम आ जाता है, जो इसम से शुरू होगा वो जुमला इसमिया है, और जो फेल से शुरू होता है वो जुमला फेलिया है। आमतौर पर इसकी ये तारीफ की जाती है अरबिक में। उर्दू में है कि अगर किसी जुमले के सारे अज्जा इसम होंगे तो जुमला इसमिया होगा, उसमें कोई फेल आ जाता है तो फिर वो जुमला फेलिया होगा। इसी तरह जुमला इसमिया की अपनी पार्टीशन की जाती है, मुब्तदा और खबर, और जुमला फेलिया है उसमें फेल है, फाइल है, मफूल आ जाते हैं। ये भी सारी चीज़ें हमारी ग्रामर की बुक में शामिल है। सिर्फ एक दफ़ा अगर उस्ताद मिसालें दे के बोर्ड पे लिख के समझा दे तो तालिब इल्म आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो इल्म बयान हमारे सिलेबस में शामिल है। इल्म बयान में तशबीह, इस्तारा, कनाया और मजाज मुरसल, ये 4 इस्तिलाहात हैं इल्म बयान की। तशबीह और उसके अरकान पे सवाल आ सकता है, इस्तारा है, मजाज मुरसल है और कनाया है। फिर आगे बढ़े तो रोज़मर्रा और मुहावरा, ये भी हमारी 9th क्लास की ग्रामर में शामिल है। पहले से असातिज़ा पढ़ाते हैं, जो बात फिर मैं वही करूँगा कि पहले क्योंकि इसके मार्क्स कम होते थे, इतना तफसील में नहीं पढ़ाते थे। अब आपके MCQ सारे के सारे इस ग्रामर के हिस्से से आने हैं। रोज़मर्रा और मुहावरा की तारीफ है, और रोज़मर्रा और मुहावरा के लिहाज से
जुमलों को दुरुस्त करना, गलत या दुरुस्त का एक तस्वुर है हमारे 9th क्लास के उर्दू के सिलेबस में। फिर आगे बढ़ते हैं तो मुरक्कबात भी शामिल हैं यहाँ पे। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस, ये दो मुरक्कब है। मुरक्कब की तारीफ है। फिर आगे मुरक्कब नाकिस की इकसाम काफ़ी सारी हैं, जिसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब अददी है, मुरक्कब शुमारी है, मुरक्कब जारी है। तो मुरक्कबात का जो सवाल है पेपर में MCQs में वो भी शामिल है और ये हमारे 9th के सिलेबस में शामिल है, ये कहीं बाहर से नहीं आना। और इसमें जो आखिरी चीज़ है उसको हम कहते हैं असनाफ़े सुखन। असनाफ़े सुखन से मुराद ये है कि ये जो हमारी उर्दू की ये बुक है, अब इसमें ये जितनी कहानियाँ दी गई हैं, अगर आप किताब पे गौर से देखें, पहली कहानी है सीरत सरवर आलम, ये मज़मून है। कौमी इत्तफ़ाक़, ये भी मज़मून है। गालिब का अछूतापन, ये तनकीद है। शायरों की बातें, ये तज़किरा है। तौबतुन नसूह एक नावल का इक़्तिबास है। ज़ेवर का डब्बा, ये एक अफसाना है। आराम सुकून, ये एक ड्रामा है। अब असनाफ़े सुखन से मुराद ये है कि सिर्फ तलबा ये कहानियाँ ही ना पढ़ें, उन्हें पता होना चाहिए कि मज़मून क्या होता है, तनकीद किसे कहते हैं, तज़किरा किसे कहते हैं, नावल की क्या तारीफ़ है, अफसाने की तारीफ़ क्या है, ड्रामे की क्या तारीफ़ है। और इसी तरह जो हमारा नज़्मों का हिस्सा है, जो पहली नज़्म है रब्बे कायनात, इसको हमद कहते हैं। दूसरी नज़्म है वो नात है। तीसरी बरसात की बहारें हैं, तो ये मुहम्मस हैयत में लिखी गई है। तो ये जो जितनी हमारी उर्दू की कहानियाँ हैं, इनका किसी न किसी असनाफ़े सुखन के साथ एक ताल्लुक है। यानी जो कहानियाँ हैं, कोई अफसाना होगा, कोई नावल, कोई ड्रामा, कोई मज़मून होगा। इसी तरह जो नज़्में हैं, हम नात है, मसर भी हो सकती है, कसीदा हो सकता है, मासूख्त हो सकती है, मरसिया हो सकता है। फिर इसी तरह नज़्मों की जो शेप होती है, शक्ल को सामने रखते हुए नज़्मों के नाम रख लिए जाते हैं। 3 मिसरों वाली नज़्म है तो मुसल्लस, 4 मिसरों वाली है तो मुरब्बा, 5 मिसरों वाली है तो मुहम्मस, 6 मिसरों वाली है तो मुसद्दस, 8 मिसरों वाली है तो मुसम्मन। फिर इसी तरह अगर किसी नज़्म के अंदर एक मिसरा या एक शेर रिपीट होता है, बार बार आता है, तो उसको तरजीह बंद कहेंगे। अगर उसका वो मिसरा रिपीट नहीं होता, बदल बदल के आता है, तो उसको तरकीब बंद कहेंगे। यानी जो नज़्में होती हैं, नज़्मों की जो असनाफ होती हैं, इनको दो तरह से हम देखते हैं, मौजू के लिहाज से और हैयत के लिहाज से। एक नज़्मों का अनुमान होता है तो हम उसके मुताबिक उसको कोई नाम दे लेते हैं, और एक नज़्मों की शक्ल हम देख के, उसके शेरों की तादाद और बंद की तादाद देख के हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये किस किस्म की नज़्म है। और फिर उसके बाद जो हिस्सा गज़ल है, गज़ल क्या होती है, गज़ल की तारीफ, गज़ल और नज़्म का फ़र्क क्या है, इस तरह के सवाल भी MCQs की ज़ीनत बन सकते हैं। तो ये जो मैंने ग्रामर की इस्तिलाहात आपको बताई है, बड़ी आसान सी हैं और ये गिनती की 15 से 20 बनेगी। इनको अगर अच्छे तरीके से एस्पर कर लिया जाए तो तालिब इल्म इनमें से पूरे के पूरे नंबर ले सकता है। ये पहला चेंज आया आपके पेपर में कि आपके MCQ सारे के सारे ग्रामर से होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पेपर का दूसरा हिस्सा है शॉर्ट क्वेश्चन वाला। अब पहले ये होता था कि शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे टेक्स्ट बुक के से कहीं से भी आ सकते थे, किताब से कहीं से सवाल बनाया जा सकता था। लेकिन अब स्टूडेंट के लिए बड़ी आसानी हो गई है कि उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो जिस पैरे से आएंगे वो पैरा वहां लिखा होगा, उस पैरे को स्टूडेंट ने पढ़ना है। पैरा पढ़ने के बाद उसी पैरे में से नीचे सवाल दिए गए होंगे। 8 सवाल होंगे, 8 के बाद 16 नंबर के सवाल पैराग्राफ के होंगे, 10 नंबर के सवाल शायरी से आएंगे। अब जो शेर और शायरी से सवाल आएंगे यानी गज़लों और नज़्मों से आएंगे, वो भी वहाँ पे अशार दिए गए होंगे। तो स्टूडेंट के लिए ये भी बड़ी आसानी हो गई है। अब यहाँ पे उस्ताद का ये काम है कि वो बच्चों को इस तरह प्रैक्टिस करवाए, वो पूरी कहानी पढ़ाने के बाद उसकी मश्की सवाल ही सिर्फ ना करवाए, बल्कि कहानी का कोई एक पैरा ले, स्टूडेंट को कहे कि ये पैराग्राफ आप रीड करो। स्टूडेंट 4-5 दफ़ा उस पैरे को रीड करेंगे,
और जो टीचर है वो उतनी देर में उसी पैराग्राफ में 7-8 सवाल बना देगा, स्टूडेंट को वो सवाल लिखवाएगा, स्टूडेंट उस पैरे में से उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जब आप 10, 15, 20 दिन या महीना में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सवाल बड़ा आसान लगेगा। शायरी वाले हिस्से में भी यही टीचर को करना पड़ेगा कि स्टूडेंट को एक शेर देगा और शेर की तशरीह का नहीं बोलेगा, तशरीह का सवाल अलग से है, स्टूडेंट को कहेगा ये शेर पे गौर करो, स्टूडेंट शेर पे गौर करेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा और उसके बाद जो टीचर है वो उस शेर पर कोई सवाल पूछेगा और तालिब इल्म को उस शेर के मुताबिक जवाब देना होगा। ये भी बड़ा आसान सा है, 2 नंबर का तो सवाल जवाब होंगे, तो 2 नंबर की लिखने के लिए 3 या 4 उसको मैक्सिमम लाइनें लिखना पड़ेंगी। और यहाँ पर ग्रामर से सवाल भी आएगा, यानी यहाँ पर जो ग्रामर का हिस्सा है शार्ट क्वेश्चन में वो 8 नंबर का है। तो इस तरह कुल मिला के जो हिस्सा ग्रामर है 15 नंबर की एमसीक्यूज में ग्रामर आएगी और 8 नंबर की सवाल जवाब में आएगी। 15 और 8 23 नंबर की अब आपकी ग्रामर है, पहले इसके नंबर कम होते थे, ये दूसरी तब्दीली है। अब सुने, आपके पेपर में जो तीसरी तब्दीली आई है वो ये है कि अब तशरीह लिखते हुए आपको शुरा के नाम नहीं लिखना होंगे, ना शायर का नाम, ना मुसन्निफ का नाम, ना नज़्म का नाम, ना आपको उस कहानी का नाम लिखना होगा, सिर्फ तशरीह करना होगी। लेकिन तशरीह में कुछ खास ख्याल रखना होगा। तशरीह करते हुए आप उस पैराग्राफ की एक तो तशरीह करेंगे, तशरीह करने के बाद उसमें से कोई खास 1-2 बातें अलग से भी लिखेंगे। ज़रा हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई खास एक बात होती है, यानी स्टूडेंट उस पर कुछ अपना तबसरा देगा, अपने कमेंट करेगा, अपने अंदाज में उसका तनकीदी जायजा लेगा उस पैरे का, और 2 या 3 लाइनें या मैक्सिमम 4 लाइनें उसको अलग से लिखना पड़ेगी। ये तफहीम है। एसएलओ से मुराद यही है कि आया एक तालिब इल्म एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके बारे में अपनी राय दे सकता है या नहीं। यहाँ भी यही है कि जब स्टूडेंट को इस तरह की प्रैक्टिस करवाई जाएगी हफ्ता 10 दिन या 8-10 पैराग्राफ उससे जब इस पैटर्न में सॉल्व करवाए जाएंगे तो एक तालिब इल्म बड़ी आसानी से इस पैरे को हल कर सकेगा। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि एक तो उस पैराग्राफ की तशरीह करनी है, तशरीह करने के बाद आपने उस पैरे पे 2-3 लाइनों का तबसरा करना है, अपनी राय उस पर देनी है कि इस पैराग्राफ में ये एक खास खूबी पाई जाती है। कोई खूबी मर्जी स्टूडेंट लिख दे, वो खूबी उसमें होनी चाहिए। और यहाँ पर हर स्टूडेंट का जवाब एक तरह का नहीं होगा, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से उस पर तबसरा करेगा। गज़लों के शेरों में भी यही करना है, नज़्मों के शेरों में भी यही करना और पैराग्राफ की तशरीह में भी यही करना है। नज़्मों और गज़लों में भी अब आपको टीचर का नाम नहीं, उसका शायर का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, ना नज़्म का नाम लिखना पड़ेगा, बल्कि शेर की तशरीह करने के बाद शेर पे आप कोई ना कोई अपना तबसरा करेंगे। उस शेर के बारे में कोई ख़ास बात, कोई ख़ास नुक्ता, मसलन उस शेर में कोई सनत हो सकती है, उस शेर में वो शेर मतला या मक्ता भी हो सकता है, उस शेर के काफिया रदीफ को आप अलग से बयान कर दें। इसी तरह उस शेर का तनकीदी जायजा, उस शेर में किसी वाक़े का जिक्र आ सकता है या फिर उस शेर के साथ मिलता जुलता कोई और शेर स्टूडेंट लिख सकता है। 1 नंबर इस चीज़ का होगा। सिर्फ यहाँ पर आप समझ लें कि आपको तशरीह के जो आपके 3 सवाल होंगे, पैराग्राफ की तशरीह, नज़्मों की तशरीह, गज़लों की तशरीह। अब इन तीनों में आपने शायर या मुसन्निफ का नाम नहीं लिखना, ना आपने नज़्म का नाम लिखना है, ना आपने कहानी का नाम लिखना है, बल्कि तशरीह करते हुए एक तो आप तशरीह करेंगे, तशरीह करने के बाद 1 या 2 लाइनों में आप अपनी राय का इजहार करेंगे उस पैराग्राफ के बारे में या उन अशार के बारे में। ये 3 तब्दीलियां आपके पेपर में आई हैं। और उसके बाद जो अगले 2 सवाल होंगे आखिरी ग्रामर के, 6 नंबर का सवाल है, उसमें रुदान या आबिदी या कहानी है, अपने सिलेबस में शामिल है, किताब में भी शामिल है, ग्रामर में भी शामिल है। ये पहले भी थी, पहले भी ये 6 नंबर का सवाल था, अभी भी उसी तरह 6 नंबर का सवाल आएगा। और जो 7वां सवाल होगा उसमें मुकालमा या खत बना मुदीर आ जाएगा।
मुकालमा जनरली आ जाता है, वो 5 नंबर का सवाल है, ये पहले की तरह है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको 9th क्लास के पेपर में जो 3 तब्दीलियां आई हैं फिर मैं गिनवा देता हूँ। पहली तब्दीली ये है कि आपके MCQ सारे के सारे ग्रामर से होंगे। दूसरी तब्दीली ये है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं अब वो ओपन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे उर्दू में, बल्कि वो पैराग्राफ वहां पर दिया गया होगा या वो अशार वहां पर दिए गए होंगे, उनमें से आपने सवाल भी नीचे दिए जाएंगे, उस पहले और उन शेरों में से सवालों के जवाब ढूंढने हैं। और जो तीसरी तब्दीली है वो आपके तशरीह वाले सवालों में है, वजाहत वाले में, सलीस जिसे कहते हैं। उसके लिए अब आपको शोरा के नाम वगैरह नहीं याद करना पड़ेंगे, ना नसब निगत के नाम याद करना पड़ेंगे, बल्कि वहां पर आपको तशरीह 2 हिस्सों में करना होगी। एक उस पैराग्राफ की तशरीह, दूसरा उस पर अपनी राय का इजहार 2-3 लाइनों में। शेरों की तशरीह, शेरों में भी यही मसला होगा, शेर की तशरीह और उस शेर की कोई खास खूबी लिख दें। बुनियादी तौर पे ये जो सारी तब्दीली आई है, ये जो नया सिस्टम आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि उर्दू में पहले लॉन्ग क्वेश्चन होते थे और जो पेपर चेक करने वाला होता था वो अपनी मर्जी के नंबर लगा देता था। उसका मूड ठीक है तो 15 नंबर के मजमून में 15 नंबर दे दे, मूड खराब है तो 15 नंबर वाले मजमून को आपको 5 नंबर दे देता था। तो अब क्योंकि ये जो आपका पेपर है ये बिल्कुल साइंसेस की तरह बड़ा सिस्टमैटिक हो जाएगा और इसमें नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होंगे, और साइंसेस की तरह उर्दू में भी अब स्टूडेंट 100% नंबर ले सकेगा। ताकि ये इसलिए किया गया है कि कल जब स्टूडेंट कहीं मेडिकल का टेस्ट देने जाता है या कोई और एंट्री टेस्ट देता है तो उसके उर्दू में नंबर कम होते हैं, तो कम नंबरों की बुनियाद पर वो मुकाबले की दौड़ से पीछे रह जाता है। तो अब है कि जो अच्छा बच्चा है, मुकाबले वाला बच्चा है, पोजीशन वाला बच्चा है, उसको अच्छे नंबर लेने में कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस लेक्चर को समझ गए होंगे और आपके आगे जो मई जून में आपका एग्जाम आ रहा है, आप इस लेक्चर को सुनते हुए अपनी तैयारी का जो स्टाइल है, पैटर्न है, ये आपको थोड़ा सा तब्दील करना होगा। ये असातिज़ा की भी जिम्मेदारी, वालिदैन की भी जिम्मेदारी और स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है, ताकि पेपर देते हुए आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इसी पर मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।